आइए आज हम ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा के छठे लेक्चर में वनों के बारे में चर्चा करेंगे कि हरियाणा में वनों की क्या स्थिति है और हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार कितने % भाग में वन होने चाहिए। इस पर हम देखते हैं कि हरियाणा की स्थिति क्या है। यहाँ देखिए, हमारे हरियाणा की स्थिति देखते हैं तो आप देखते हैं, नक्शे के ऊपर देखते हैं तो इसमें पता चलता है कि हमारा जो शिवालिक क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, यहां पर हरा भरा भाग ज्यादा है। कुछ थोड़ा सा कैथल और कुरुक्षेत्र के बीच का जो भाग है कुछ वो है, बाकी लगभग क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो बताया गया है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है और रिजर्व फॉरेस्ट का शामिल है इसमें। और पूरे हरियाणा में देखते हैं तो वनों की स्थिति कहीं दिखाई ही नहीं देती। तो परसेंटेज के आधार पर अगर हम देखते हैं तो कितनी कितनी % के हमारे जो है नक्शे में आता है। यहां वनों की स्थिति क्या है, पहले परसेंटेज देख लेते हैं हम कि क्या परसेंटेज है। यहां देखिए आप, अगर हम वनों की प्रतिशतता के बारे में देखते हैं तो हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्र का हमारे पास 3.53% कुल क्षेत्रफल का ये प्रतिशत हमारा वनों में आता। पूरे हरियाणा के अंदर अगर औसत लेंगे तो 3.53% वनों की स्थिति है। और अलग अलग करेंगे तो हमारे पास है रिजर्व फॉरेस्ट कितने हैं, रिजर्व्ड फॉरेस्ट इसकी परसेंटेज है 15.97%। और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट ये हमारे हैं 9.75। और इसमें से ये टोटल हो गए हमारे दोनों 25.72। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ये हमारे हो गए 74.28, यानी कि कुल मिलाकर के 100% वन है, जिसमें से रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हमारे ज्यादा हैं। और ओवरऑल हरियाणा की बात करें तो आपको स्पष्ट में हो गया कि सिर्फ 3.53% वन होते हैं, जबकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर हरियाणा है तो हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का लगभग 33% भाग वनों से ढका हुआ होना चाहिए। अगर राजस्थान का है तो राजस्थान का क्षेत्रफल है उसका 33% है। और पूरा इंडिया की अगर बात करें तो पूरे इंडिया का जो क्षेत्रफल है उसका लगभग 33% वनों से ढका हुआ होना चाहिए। किस लिए? इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए और हमारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने के लिए कम से कम 33% होना चाहिए। तो लेकिन हमारे हरियाणा के हालात वनों के देखते हैं तो बहुत ही कम है। और इसमें मैंने पहले बताया कि हमारा जो शिवालिक हिल्स है और कुछ अरावली हिल्स है, इन्हीं में ही वनों की मात्रा पाई जाती है, अन्य क्यों नहीं पाई जाती। अब आप देखेंगे हरियाणा के अंदर इतना बड़ा होने के बाद में हमारे पास वनों की मात्रा कम क्यों है, इसके विशेष कारण है। सबसे पहला कारण तो यह है कि 1965 के अंदर पूरे भारत के अंदर हमारी जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर करती थी और प्रकृति के आधार पर निर्भर कहने के कारण से हमारे पास फूड ग्रेन की भी कमी रह जाती थी और नई टेक्नोलॉजी लाना बहुत जरूरी था। 1966 के अंदर हरियाणा भी बना और 1966 में न्यू हमारी जो एग्रीकल्चर पॉलिसी हुई उसमें कहा कि देश में खाद्यान्न की पूर्ति करने के लिए हमें ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा, हरित क्रांति जिसे बोलते हैं। और उसके अंदर क्या था कि खेतों के अंदर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, उच्च कोटि के बीज हैं, उनको लाकर के खेतों में लगाया जाए, साथ साथ इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। अगर जिस क्षेत्र में नहर नहीं है तो भूमिगत जल से ट्यूबवेल से पानी निकाला जाए और हर गांव के अंदर बिजली की सप्लाई भी होगी
तो उससे ट्यूबवेल चलेंगे। इसके साथ साथ ट्रैक्टरों का इस्तेमाल ज्यादा हो खेती में अनाज ज्यादा पैदा करने के लिए। और इस प्रकार से जो हमारे कटाई की मशीन है, बिजाई की मशीन है, इनका ज्यादा इस्तेमाल हो तो ट्रैक्टरों का ज्यादा इस्तेमाल होगा। इस प्रकार अगर हम करेंगे तो लोगों ने क्या किया, हरियाणा में ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी लगाने के लिए हमने पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा कारण तो ये हुआ कि हमने खेतों से पेड़ पौधे हटाने, क्योंकि ट्रैक्टर उसी स्थान पर चलेंगे जहां पेड़ पौधे कम होते हैं, नहीं तो खेती बढ़िया नहीं कर पाएंगे जो फसल को उगाने के लिए। तो एक तो ये कारण था हमारा एग्रीकल्चर, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी। दूसरा हमारा था कि जनसंख्या में वृद्धि भी होने लगी। जनसंख्या में वृद्धि होगी तो आवास की जरूरत भी पड़ेगी। तो हमारे पास जो टोटल खेत थे, मान लीजिए अभी देख लीजिए हरियाणा की पोजीशन देख लीजिए, हर शहर या गांव आप देखेंगे रेजिडेंस के पर्पज से बढ़ता जा रहा है, एनक्रोचमेंट हो, खेती की जमीन की एनक्रोचमेंट होती जा रही है। कोई शहर है वो धीरे धीरे कॉलोनी, अनअप्रूव्ड कॉलोनी में कन्वर्ट होते पहले तो, और उसके बाद में उसमें मकान बन जाते हैं। और जहां 75% हमारा जो क्षेत्र है वो मकानों से भर जाता है तो उसको सरकार भी नहीं तोड़ सकती, क्योंकि 75% एरिया अगर अनअप्रूव्ड कॉलोनी का भी है और वहां मकान बन गए तो उसको अप्रूव करना ही पड़ेगा, ये नियम सा बना रखा है। तो इस प्रकार से अनऑथोराइज कॉलोनी बसने से हमारी खेती की जमीन है वो कम होती जा रही है। तो फॉरेस्ट जो है फिर कटने लगे, जहां खेती की जमीन थी उसमें तो पहले कट रहे थे, आवास बढ़ने से उसमें कट। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि हरियाणा के अंदर देखो, एक तरफ डेवलपमेंट है तो दूसरी तरफ हमें फॉरेस्ट की भी हमें कटाई करनी पड़ेगी। जैसे हमारे हाईवेज आ रहे हैं, यहां नारनौल से चंडीगढ़ तक जो रोड बन रहा है 152D, इतना बढ़िया है। एक तरफ फैसिलिटी तो बहुत टॉप की है, लेकिन वो चौड़ा रोड होने के कारण से जहां रोड के अंदर जितने भी पेड़ पौधे थे उनकी कटाई तो निश्चित है। तो इसलिए डैम बनाए गए हैं, नहरें खुदाई गई हैं, तो पेड़ पौधे तो कटेंगे। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी करनी है तो पेड़ पौधे तो कटेंगे। तो कटेंगे तो वनों की मात्रा तो अपने आप ही कमी होगी। इसके साथ साथ हम देखते हैं हमारा औद्योगिकरण। देखो, बेरोजगारी दूर करना है, नई टेक्नोलॉजी को लेना है तो आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। अगर हम उन्नति नहीं करेंगे तो हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है 140 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या, फिर भी हम टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण से आज लगभग कोई भी व्यक्ति है, जमीन कम होने के बावजूद भी उनको रोजगार के अवसर मिल जाते हैं। क्यों? उद्योगों में उनको रोजगार के अवसर मिल जाते हैं। लेकिन उद्योग जहां होंगे तो फिर जो है पेड़ों को काटना पड़ेगा, ये तो निश्चित है। तो हमारे पेड़ बड़ी तेजी से कटते जा रहे हैं। और हरियाणा के अंदर तो आप देखेंगे जहां 50 साल पहले बहुत ज्यादा पेड़ होते थे, धीरे धीरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने से भी हो गया। अभी मैंने सारी चीजें बताई थी। और इसके साथ साथ स्कूल कॉलेजेस बढ़ रहे हैं। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जितने स्कूल थे उनकी उतनी ही गुना हो जाएगी। स्कूल है, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ये बढ़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, तो उनमें भी पेड़ पौधे कटेंगे। तो अब जमीन कहां रह जाएगी? तो जमीन के लिए फिर जो है हमें पेड़ पौधे कहां लगाएं? इसके लिए यही है कि हमारे पास शिवालिक हिल्स बचे हैं और अरावली हिल्स बचे। इसके अलावा हमारे जो खेतों के अंदर सरकार ये कर रही है कि पैसे भी देते हैं और वो फलदार पौधे लगाते हैं। सरकार कहती है कि जो व्यक्ति अपने खेतों में फलदार पौधे लगाएगा तो उनको सरकार पैसा भी देती, ताकि इस तरीके से लोग ज्यादा ज्यादा फलदार पौधे अपने खेतों में लगाएं। उनको डबल बेनिफिट होगा, उनको आमदनी भी होगी। और यहां एक तरफ जब पेड़ पौधे कट रहे हैं तो उनको पेड़ पौधे मिल जाएंगे, तो एनवायरमेंट पोल्यूशन है उससे बच सकते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी बनेगा। क्योंकि प्रकृति के अलावा, पेड़ पौधों के अलावा कोई उपचार नहीं होता है एनवायरमेंट को शुद्ध करने के लिए। यहाँ तो ये चीजें हैं। हमने आपने फॉरेस्ट देखा तो फॉरेस्ट की हालात है बहुत ही पतली हरियाणा के अंदर है, लेकिन डेवलपमेंट भी करना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ मैं देखता हूं यहाँ सुझाव भी दिया जा सकता है। यहाँ इसकी समस्या ही क्या आई? पेड़ पौधे कटने समस्या भी देखें, पहले तो कारण बताया हमने, अब समस्या भी देखिए आप। मानसून जो है समय पर नहीं आती, और आती भी है तो बहुत कम वर्षा होती है। कारण क्या है? पेड़ पौधे थे तो उस वक्त आराम से खूब बारिश होती थी। आप 1977 के हमें ध्यान है,
बहुत बारिश आई थी, हमारे आसपास के क्षेत्र में ट्यूबवेल जो है पानी से भर गए थे। ये हालात हमने देखी खुद। और आज हम देखते हैं कि ट्यूबवेल में जो नीचे लेवल है वो ही इतना गहरा जा चुका है। नांगल चौधरी के पास है, या ढोरकला है, या आसपास के क्षेत्र है, गोद बलावा है, इन क्षेत्रों में तो पानी ही इतना गहरा चला गया कि बताते हैं कि 1000 फुट तक पानी का लेवल ही नीचे चला गया है, क्योंकि मानसून उस गति से नहीं आ पा रही है और हम भूमिगत जल ज्यादा तेजी से निकाल रहे हैं। तो एक तो ये है हमारा। दूसरा है हमारे पास मानसून के अनिश्चित, दूसरा है वायु प्रदूषण होता है। अब हम देखते हैं, यहां पर हम मानते थे कि जिला महेंद्रगढ़ को सेफ मानते थे कि भाई यहां पर तो अभी एयर पोल्यूशन नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित रूप पिछले ही हमने देखा सर्दियों के अंदर यहां पर धुआं जैसा वातावरण बन, जबकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ भी नहीं है। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो यहाँ वायु प्रदूषण होगा और दिल्ली जैसी हालात यहाँ पर बन जाएंगी। तो दूसरी समस्या ये है कि वायु प्रदूषण की भी बड़ी समस्या होगी, पेड़ पौधे कट जाएंगे, तो वनों के होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मिट्टी अपरदन हो रहा, कल हमने देखा था यहाँ हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, हमारे शिवालिक हिल्स है, वहां पर वाटर इरोजन होता है, और हमारे दक्षिणी भाग में जहां वर्षा कम है वहां विंड इरोजन है। तो इरोजन की मात्रा बड़ी तेजी से बढ़ रही है। क्यों? पेड़ पौधे नहीं है तो वन तो कटेंगे। तो वनों की ये समस्या होने से हमारे पास इरोजन की मात्रा भी, मिट्टी कटाव की मात्रा ज्यादा, तो खेती की समस्या फिर आएगी। इसके अलावा है जैव विविधता में कमी, बायोडाइवर्सिटी। हम देखते हैं, खुद मुझे याद है कि जब हम मैट्रिकुलेशन में पढ़ते थे तो हमारे खेतों के अंदर हम जाते थे, वहां बहुत ज्यादा पेड़ पौधे होते थे, झाड़ियां होती थी, और हिरण, खरगोश, लोमड़ी, हम नॉर्मली ऐसे होते थे जब हम देखते थे आसपास जा रहे, ये हिरण जा रहा है, घूमते देखते थे। नीलगाय तो चलो अभी भी है, सरकार ने प्रोटेक्ट कर रखा है, लेकिन ये नॉर्मली से यहाँ पर जो है ये घूमते रहते थे। गिद्दड़ नॉर्मल, क्यों? उनको छुपने के लिए जगह हो जाती थी। आज इनको छुपने के लिए कोई जगह नहीं है, और इसीलिए बायोडायवर्सिटी कम होती जा रही है, जीव जंतु खत्म होते जा रहे हैं। ये हमारी इसके सुझाव का यही है। तो एक तो भाई आवास जो है क्षेत्र है उसको हॉरिजॉन्टल न बढ़ा करके वर्टिकल बढ़ाया जाए, यानी कि हॉरिजॉन्टल बढ़ाते जा रहे हैं हम, पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, उनकी बजाय जैसे कि थोड़ा जगह है तो हम कई मंजिले जगह ऊपर बना दे, तो उसमें कई गुना जो है स्पेस हमारा बच जाएगा। तो आवास की स्थिति से जनसंख्या बढ़ी तो आवास स्थिति तो हॉरिजॉन्टल करनी पड़ेगी, वर्टिकल करनी पड़ेगी, तो हम जो है उससे काफी पेड़ पौधे लगा सकते जहां पर खाली स्थान होगा। तो इसके अलावा है हमें ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण खेतों के अंदर ही ज्यादा लगा सकते हैं पेड़ पौधे पे, आसपास के क्षेत्र में। इसके साथ साथ रोड है, रेलवे लाइन्स हैं, इनके साथ साथ लगा सकते हैं, नहरें हैं उनके साथ साथ लगा सकते हैं, पर्वतीय क्षेत्र जो बैरन हमारे जो बंजर भूमि है वहां पर लगा सकते हैं, इससे बेनिफिट हो सकता है। और फॉरेस्ट को हम ज्यादा लगाएंगे तो ये समस्या हमारी हरियाणा की मिट सकती है। बाकी बहुत कम क्षेत्र हमारे हरियाणा का है जिसमें बहुत ही कम फॉरेस्ट पाए गए। इसके साथ साथ हम देखते हैं, दूसरी बात यह है, या एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बताता हूं, क्योंकि हमें जब हरियाणा की नॉलेज ही ले रहे हैं तो साथ साथ आपको यह भी देखना चाहिए कि यहाँ ये फॉरेस्ट की बात होगी, फॉरेस्ट बहुत ही कम है। तो अब इसके अलावा जो बैटरी बसेज हैं, सीएनजी गैसेज हैं, इनका इस्तेमाल ज्यादा कीजिए, ताकि जो हमारा वायु प्रदूषण ना हो और हमारा जो है पेड़ पौधे कट रहे हैं तो उसकी जगह पर हम ऐसे साइंस और टेक्नोलॉजी यूज करें जिससे कि हमारा प्रदूषण न हो। अब यहाँ दूसरा पॉइंट और ले लेते हैं साथ में 2 मिनट का, कि फ्लड प्रोन एरिया 1995 के अंदर हरियाणा के अंदर बहुत जबरदस्त बाढ़ आई थी, और इसमें पर्टिकुलरली आप देखते हैं नीला कलर है, यहां हिसार, रोहतक, हिसार में कम, हिसार में भी था, हिसार में, भिवानी, रोहतक, इसमें जबरदस्त, और झज्जर, यहां जबरदस्त आप देखते हैं ये कलर है, यहां बहुत जबरदस्त जो है बाढ़ आई थी। ये क्षेत्र देखिए आप, जबरदस्त, ये क्षेत्र जो है सारा पानी से भर गया था, बहुत जबरदस्त पानी से। तो यहां तो चलो मान लेंगे ये घग्गर वाली नदी है, ये तो मान लेंगे क्षेत्र, तो क्योंकि ये घग्गर नदी चलती है इसमें तो बाढ़ हो सकती है, ठीक है ना। और इस प्रकार से ये भी मान लेंगे ये यमुना नदी है यहाँ का, ये तो मान लेंगे हम। लेकिन इस क्षेत्र में बाढ़ का पानी लगभग जो है 7-8 महीने से भी ज्यादा तक स्टे करता रहा, और कोशिश करने, एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी कोशिश की
कि यहाँ का जो पानी है उसको दूसरी जगह पर पाइपलाइन के द्वारा भेजा, इंजन चला करके पाइपलाइन को भेजते थे, लेकिन पानी थोड़ी देर के बाद में एक तरफ निकालते थे, दूसरी तरफ वापस उतना ही पानी फिर आ जाता था। कारण क्या था? हमने अभी पढ़ा, जियोमोर्फोलॉजी के अंदर देखा, उत्तरी भाग है ये ऊंचा है, ये क्षेत्र ऊंचा है, दूसरी तरफ हमारा जो ये क्षेत्र है दक्षिणी क्षेत्र है ये ऊंचा है। अब दोनों क्षेत्र ऊंचे हैं तो बीच का भाग क्या है? प्लेट की तरह से हमारे हरियाणा है, ये भाग नीचा है, और नीचा होने के कारण क्या है, यहां काफी ऊंचा है, यहां काफी ऊंचा, तो पानी इधर ही इकट्ठा हो गया, तो पाइपलाइन से निकालेंगे तो कहां जाए? ज्योग्राफिकल नॉलेज अगर नहीं होगी तो एडमिनिस्ट्रेशन कितना ही कर ले, यहां से पाइप निकालेंगे तो थोड़ी देर में पाइप वहां से पानी आगे चलेगा, नीचे से फिर आ जाएगा। क्यों? मैं एक अंदाजा बताता हूं, मान लो कि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर कोई ट्यूबवेल हम खोदते हैं, 400 फीट खोदते हैं कम से कम, और रोहतक जिले के अंदर या भिवानी के कुछ क्षेत्रों के अंदर अगर बिना खोदे ही 400 फीट वहां पर जो है लेवल दोनों का बराबर हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? वहां हमारा ट्यूबवेल का लेवल और वहां का बिना ट्यूबवेल का लेवल बराबर हुआ। इसका मतलब पानी को कितना ही निकालें उसी लेवल पर रहेगा, कितनी बार निकालेंगे। तो ये समस्या ज्यादा थी, जिसको ज्योग्राफिकली वहां पर नॉलेज नहीं ली गई, और उस वक्त ये बाढ़ का जो पानी है वो 1 साल भर तक वहां के लोग परेशान होते रहे। इसलिए बेटर ये था कि इसको ऐसे स्थानों पर भेजते जहां पर, दूर स्थानों पर, जहां पर जो है ये पानी निकल सकता है, लेकिन आसपास के क्षेत्र में ही पाइपलाइन जोड़ते रहे, निकालते रहे, चलते रहे, और पानी नहीं निकल पाया। तो ज्योग्राफिकल नॉलेज भी होनी बहुत जरूरी है, ताकि बाढ़ के क्षेत्र में हम आगे इसकी सुरक्षा भी कर सके। तो ये भी नॉलेज के लिए बताना बहुत जरूरी है, ताकि ज्योग्राफी की नॉलेज भी साथ साथ हर क्षेत्र में भी चलती रहे। कल हम आगे और दूसरा लेक्चर लेंगे जिसमें हम फसलों के बारे में आगे चर्चा करेंगे, तो यह भी इसके बारे में तैयारी कीजिए। थैंक यू।